हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.30 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ लोडेड स्लेज मूविंग ओवर आइस गेट्स इनटू अ रीजन कवर्ड विद सैंड एंड कम्स टू रेस्ट बिफोर इट पासेस हाफ इट्स लेंथ विदाउट टर्निंग, then it acquires an initial velocity by a jerk, the ratio of the braking times before the first stop and after the jerk respectively is। यानी आपको पहले स्टॉप तक का टाइम और पहले स्टॉप के बाद जब आपने हिट किया तो दूसरी बार स्टॉप होने तक के टाइम को कैलकुलेट करके उनका रेशियो पता करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि एक स्लेज कंप्लीटली आइस में प्लेस है, यानी इसका एक टर्मिनल आइस और सैंड की बाउंड्री पर है। आप इसे एक इनिशियल स्पीड से यू से स्टार्ट करते हैं जिससे ये 50% आइस वाले हिस्से को सैंड में कन्वर्ट कर लेता है, यानी अब ये 50% आइस और 50% सैंड वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। जब ये रेस्ट में आ जाता है तो एक बार फिर आप सेम स्पीड से इसे स्टार्ट करते हैं एक जर्क देके। आपको यह बताना है कि अब दोबारा स्टार्ट करने के बाद जितना टाइम ये और आगे बढ़ा और पहले जब आपने स्टार्ट किया था तब ये जितना आगे बढ़ा था उन टाइम में रेशियो क्या है। एक बार पहले भी हम इस प्रॉब्लम को एक क्लिप में सॉल्व कर चुके हैं। उस दिन हमने एसएचएम के एग्जाम्पल के रूप में इस क्वेश्चन को देखा था, लेकिन जिन 11th के स्टूडेंट्स ने अभी एसएचएम नहीं पढ़ा है वो इस प्रॉब्लम को एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के रूप में देखेंगे, क्योंकि उन्हें ये फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आएगी। आज हम इसे मैकेनिक्स के वे में एक बार सॉल्व करेंगे ताकि जो स्टूडेंट 11th के अभी इसे मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उन्हें ये समझ में आए कि अगर ये इसे मैकेनिक्स से सॉल्व करते तो ये किस तरीके से सॉल्व हो पाती। तो मान लीजिए इस प्रोसेस में जो सैंड मीडियम का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, जबकि आइस को एक स्मूथ सरफेस के रूप में कंसिडर किया गया है। यहां पर राइटर ने आइस और सैंड वर्ड का यूज रफ और स्मूथ सरफेस को डिफर करने के लिए किया है। आइस को एक स्मूथ सरफेस के रूप में कंसिडर किया गया है, जबकि सैंड लिख करके यह बताने की कोशिश की गई है कि जो सेकंड साइड है वो रफ साइड है। और यही वजह है कि यह स्लेज जैसे ही सैंड में एंटर करना शुरू करता है तो उसके बाद लगातार इसकी स्पीड कम होते होते फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। मान लीजिए सैंड मीडियम का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है और ये कंप्लीटली एल लेंथ का स्लेज इनिशियली आइस में प्रेजेंट है। आपने यू स्पीड से स्टार्ट किया इसे और ये सैंड में जाना स्टार्ट हो गया। मान लेते हैं किसी टाइम t इक्वल टू टी तक इसका कुछ पोर्शन सैंड में एंटर हो चुका है। उस पोर्शन का लेंथ हम x कंसीडर कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, यानी अब इस साइड से x पोर्शन कम हो जाएगा, यानी अब आइस में है L माइनस एक्स लेंथ और सैंड में है लेंथ x। अगर हम इस कंडीशन में इस स्लेज का इसके मास को m कंसीडर करते हुए अगर हम इस स्लेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उसमें लगने वाले फोर्सेस हमें दिखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड mg, वेट ऑफ द स्लेज, और तीसरा फोर्स इस स्मॉल पोर्शन पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हम ये मान रहे हैं कि मोशन का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो मोशन के अपोजिट होगा। अब सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान दें कि अगर ये कंप्लीट सरफेस रफ होता और n का वैल्यू चूंकि इक्विलिब्रियम के लिए mg के बराबर है तो लगने वाले फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू n होता, जहां n की वैल्यू mg के बराबर होने के कारण हम इसे म्यू mg लिख रहे हैं। n का वैल्यू mg के बराबर इसीलिए है क्योंकि ये स्लेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। इस स्लेज के कंप्लीट बेस के रफ होने पर लगने वाला फ्रिक्शन म्यू mg होता, लेकिन यहां पर केवल x लेंथ सैंड में है और उतने ही हिस्से पर फ्रिक्शन लग रहा है। जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी इस केस में वो होगी म्यू mg अपॉन टोटल लेंथ L इंटू एक्स, यानी हमने टोटल फ्रिक्शन का वो फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया है जिस फ्रैक्शन का पार्ट इस स्लेज का सैंड में एंटर हो चुका है। म्यू mg x अपॉन L के बराबर फ्रिक्शन इस स्लेज के मोशन को अपोज करेगा। अब अगर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखें इस स्लेज के लिए तो वो होगी
0 माइनस म्यू एम जी एक्स अपॉन एल इक्वल टू एम इंटू ए। यहां पर ध्यान दें, जीरो लिखने का अर्थ यह है कि मोशन की डायरेक्शन में इस स्लेज को सपोर्ट करने वाला फोर्स अवेलेबल नहीं है, केवल फोर्स इसे अपोज कर रहे हैं। सो हमने इक्वेशन को मोशन के डायरेक्शन से लिखना स्टार्ट किया है। सो हमने 0 माइनस म्यू एम जी एक्स अपॉन एल बराबर एम एल लिख करके ये शो करने की कोशिश की है कि ये एक्सेलरेशन निगेटिव है, यानी ये रिटार्डेशन है। कभी भी आप किसी बॉडी के मोशन की इक्वेशन में मोशन की डायरेक्शन के फोर्स लिख करके अगर इनिशिएट करते हैं तो जो आंसर आता है उसका माइनस और प्लस आना ये इंडिकेट करता है पैरेलली कि जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है बॉडी पे वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन। सो ए का वैल्यू यहां पर हम देख पा रहे हैं माइनस म्यू एम जी अपॉन एल इंटू एम एक्स है। एम को कैंसिल करने के बाद अगर हम एक्सेलरेशन को काइनेमेटिक्स के हेल्प से चेंज करें डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में तो ये बनेगा डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहां पर ध्यान दें कि हमने एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी में कन्वर्ट किया है और फिर वेरिएबल चेंज मेथड से इसे डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखा है। ये लीनियर मोशन है क्योंकि स्लेज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही इसके लिए डिस्टेंस है। यही वजह है कि हम ए को डीवी बाई डी टी लिख करके डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इस प्रॉब्लम के लिए ऑलमोस्ट सेम है और हम इस तरीके का एक्सप्रेशन चेंज कर पा रहे हैं। सो अगर यहां पर dx बाई डी टी को v कंसिडर किया जाए तो v dv बाई dx को हम लिख सकते हैं माइनस म्यू जी एक्स अपॉन एल और फाइनली ये बन जाएगा v dv इक्वल टू माइनस म्यू जी अपॉन एल इंटू एक्स dx। अब इसे इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया जा सकता है कि क्या रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। सो आइए लिमिट पुट करके इसको फाइनल सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी मान लेते हैं कि इतना एंटर करने के बाद वेलोसिटी स्लेज की v हो जाती है। सो u से v तक लिमिट लगाया मैंने इस पोर्शन का और x का वैल्यू 0 से x तक वेरी करेगा। सो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v इक्वल टू माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट होंगी 0 से x तक। सो फाइनली ये बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल किया जा सकता है, इक्वल टू माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर। यानी v का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा v स्क्वायर, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं इस इक्वेशन को। सो v स्क्वायर का वैल्यू आ गया u स्क्वायर माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर। सो कुछ इस तरीके का रिलेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा जब ये स्लेज सैंड की डायरेक्शन, सैंड मीडियम की डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें टाइम कैलकुलेट करने हैं। पहले स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक जहां ये रुका और फिर उस पोजीशन पर जर्क देने के बाद फर्दर ये जितना चला उसका टाइम भी कैलकुलेट करना है। सो कैसे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, एक बार उस प्रोसेस को समझें। लेकिन उससे पहले एक बात और समझे कि ये जो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन यूज करके हमने जो प्रोसेस सॉल्व की, इसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी स्टार्ट कर सकते थे। एक बार उस स्टेप को भी समझें कि अगर हम इस प्रॉब्लम में किसी चेंज के लिए चेंज के रूप में आप इनिशियल स्लेज पोजीशन से एक्स सैंड में एंटर करने वाली पोजीशन को समझ सकते हैं। सो अगर इस चेंज के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब यहां ध्यान दें कि नॉर्मल रिएक्शन और एमजी अलोंग द मोशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के द्वारा किया गया वर्क डन इस प्रोसेस में 0 होगा। सो नॉर्मल रिएक्शन और एमजी को हम लीव कर सकते हैं, तो एकमात्र फोर्स अब केवल फ्रिक्शन बचता है। तो ये जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी का, इसको वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के इंटीग्रेशन से निकाला जा सकता है। यहां पर यह ध्यान दें कि इंटीग्रेशन बीच में इसीलिए आ रहा है, क्योंकि जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बॉडी पर वो एक वेरिएबल फ्रिक्शन है, उसका वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रहा है। सो अगर हम उस
वर्क को यहां पर प्रेजेंट करें तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जो कि फ्रिक्शन के बराबर है, जो कि माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स अपॉन एल से दिया जाएगा। डायरेक्शन में हम इसे आई कैप से प्रेजेंट कर रहे हैं। सो माइनस म्यू एम जी एक्स अपॉन एल इंटू आई कैप, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। माइनस आई कैप फ्रिक्शन की डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। इस प्रोसेस में हम आई एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर कर रहे हैं। डॉट डिस्प्लेसमेंट, चूंकि ये स्लेज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स आई कैप शो किया जा सकता है एक इनफाइनाइटली स्मॉल मोशन के लिए। यहां पर फिर से समझें कि जब कभी फोर्स वेरिएबल होगा सो आप डायरेक्ट एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको उसे एक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना होगा। सो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस म्यू एम जी बाय एल, आई डॉट आई 1 होता है इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। सो अगर हम इस इक्वेशन में मास के टर्म को हटा दें, कैंसिल कर दें बोथ साइड, तो हमें मिलेगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, जिसका लिमिट 0 टू x होगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन 2 कैंसिल करने के बाद वही है जो इक्वेशन हमने काइनेमेटिक्स की हेल्प से पता लगाई है। तो यहां ये समझने की कोशिश करें कि इनिशियली चाहे आप वर्क एनर्जी पावर से शुरू करें या डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स को कंबाइन करके एक स्टेप के बाद आप जो इक्वेशन पता लगाएंगे वो सेम ही होगी। सो कोई स्टूडेंट अगर इस प्रॉब्लम को काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर रहा है और कोई दूसरा वर्क एनर्जी पावर से, तो वो दोनों ही सही मेथड यूज कर रहे हैं। वर्क एनर्जी पावर से इसे करते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि यहां पर अप्लाई होने वाला फोर्स वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल फोर्स के वर्क को आपको एफ डॉट डी एक्स के इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होगा। और काइनेमेटिक्स का स्टेप आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सो आप स्टार्ट चाहे काइनेमेटिक्स से करें या वर्क एनर्जी पावर से, एक स्टेप के बाद ये इक्वेशन सेम आ जाएगी। इसीलिए वर्क एनर्जी पावर और काइनेमेटिक्स दो अलग अलग मेथड नहीं है, एक स्टेप तक दोनों में डिफरेंस रहता है, लेकिन जैसे ही v और x का रिलेशन मिलता है ये दोनों का आउटकम सेम हो जाता है। अब इसके बाद इस आउटकम को कैलकुलेट करने के बाद हमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप लेने होंगे, एक बार उसे समझें आप। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं कंप्लीटली। अब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस म्यू जी एक्स स्क्वायर अपॉन एल इक्वेशन में ध्यान दें, इस इक्वेशन की हेल्प से ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि v का वैल्यू 0 होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो सबसे पहले इस इक्वेशन 1 को मैं इसमें सबसे पहले इक्वेशन 1 में मैं v को 0 पुट कर रहा हूं, तो v को 0 अप्लाई करने पर हमें मिलेगा यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी एक्स स्क्वायर बाय एल, और x का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर म्यू जी एल अपॉन म्यू जी अंडर रूट, यानी x का वैल्यू होगा u इंटू अंडर रूट एल बाय म्यू जी। यानी हम कह सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, इतनी डिस्टेंस अगर ये स्लेज ट्रेवल कर लेगा तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम में गिवन है कि जब पहली बार इसे यू स्पीड से स्टार्ट किया था तो ये हाफ लेंथ सैंड में एंटर होने के बाद रेस्ट में आया था। सो x की वैल्यू अननोन नहीं है, हम x की जगह l/2 अप्लाई कर सकते हैं। तो x को l/2 अप्लाई करने पर हमें मिला l/2 इक्वल टू दिस, और इसे सॉल्व करने पर जो u का वैल्यू आ जाएगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, सो u का वैल्यू हमें मिलेगा l बाय म्यू जी, l से l कैंसिल करने के बाद u का वैल्यू आ जाएगा रूट म्यू जी एल बाय 4, यानी कि आप इसको रूट म्यू जी एल और 2 को रूट से बाहर कर सकते हैं। इतनी वेलोसिटी से इस स्लेज ने स्टार्ट किया होगा, म्यू के टर्म्स में ये वेलोसिटी आई है। यानी अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है सैंड का, सैंड और स्लेज के बीच का, तो जिस वेलोसिटी से स्लेज ने स्टार्ट किया होगा वो रूट म्यू जी एल बाय 2 होनी चाहिए। यानी इतनी वेलोसिटी से ये मोशन स्टार्ट हुआ होगा। अब टाइम कैलकुलेट करना सिंपल है, क्योंकि v को dx बाय dt लिखा जा सकता है इक्वेशन 1 में, तो dx बाय dt का वैल्यू आ जाएगा रूट यू स्क्वायर माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर। और चूंकि अब हमें u का वैल्यू मिल चुका है तो u का वैल्यू अप्लाई करने पर हमें मिलेगा dx बाय dt
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी एल बाय 4, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है, माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दें, एक एल से अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड और एक से मल्टीप्लाई करूं तो म्यू जी ओवर एल के रूट को अलग किया जा सकता है और तब यह बन जाएगा एल बाय 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो dx बाई dt की वैल्यू को मॉडिफाई करके इस फॉर्मेट में लाया जा सकता है और अब केवल एक लाइन में फॉर्मूला ही लगाना बाकी है, क्योंकि अगर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से मैं x और t के टर्म को सेपरेट करूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी जो कि एक लाइन में इंटीग्रेट की जा सकती है। अब आइए इसे कंप्लीट सॉल्व करें। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले से पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन एल अपॉन 2। सो साइन इनवर्स x अपॉन एल अपॉन 2 इज रूट म्यू जी बाय एल इंटू टी। अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूं तो x की लिमिट पहले केस में 0 टू एल बाय 2 होगी, जबकि टाइम को 0 से t पुट किया जा सकता है। तो लिमिट अप्लाई करने पर साइन इनवर्स l बाय 2 अपॉन l बाय 2 यानी कि साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2 आ जाएगा और 0 पुट करने पर ये 0 आ जाएगा, इक्वल टू रूट म्यू जी बाय एल इंटू टाइम। सो पहली बार का टाइम मैं इसे t1 लिख लेता हूं, लिमिट को t1 अप्लाई कर लेता हूं। सो स्टार्टिंग से हाफ स्लेज को सेंड में शिफ्ट होने तक की प्रोसेस में जो टाइम लगा है वो है पाई बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी एल इंटू t1, यानी इस इक्वेशन से t1 को कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। 0 को मैं यहां से हटा रहा हूं। सो ये इक्वेशन हम फिलहाल इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अब सेकंड केस की बात करते हैं कि जब स्लेज हाफ एंटर हो चुका था सेकंड मीडियम में, तो हाफ एंटर होने के बाद आपने दोबारा इसे u स्पीड से स्टार्ट किया जो कि अंडर रूट म्यू जी एल बाय 2 के इक्वल है। तो आपको अब यह कैलकुलेट करना होगा कि दोबारा स्टार्ट करने के बाद कितनी देर तक ये स्लेज और मोशन में रहा। सो उस बात को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि क्या इस इक्वेशन को इस प्रोसेस में आगे भी हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान दें कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें u वेलोसिटी और x डिस्प्लेसमेंट है, और चूंकि इस इक्वेशन को हमने किसी आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया है, यहां पर हमने x उस डिस्प्लेसमेंट को माना है जितना हिस्सा इस स्लेज का सेंड में एंटर कर गया था। तो हम समझ सकते हैं कि x को एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल कंसीडर करके आप इस इक्वेशन को किसी भी कंडीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। सो सेकंड कंडीशन में भी अगर डिस्प्लेसमेंट को हम x माने तो इस इक्वेशन को यूज करके आउटकम पता लगाए जा सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये पता करेंगे इस इक्वेशन से u की वैल्यू पुट करके कि दोबारा इतनी स्पीड से स्टार्ट करने पर अब ये स्लेज कितना और मोशन में रह सकता है, यानी कितनी डिस्टेंस और ट्रेवल कर सकता है, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। सो आइए पहले देखें इसको एक बार, इस स्टेप को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को टाइम के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले डिस्प्लेसमेंट वाले स्टेप को समझें कि इसी इक्वेशन को यूज करके अब हमें पता करना है कि ये स्लेज कितना मोशन करेगा। तो एक बार लिमिटिंग कंडीशन में आए, आप याद करें पहले वो स्टेप जब हमने इंटीग्रेट किया था, तो इंटीग्रेट करने के बाद वेलोसिटी में हमने लिमिट लगाई थी u से v तक और डिस्प्लेसमेंट में 0 से x तक। उस स्टेप पे वापस आके एक बार हम इसमें फिर लिमिट लगा रहे हैं, तो मैं आपको पहले वो स्टेप लिख के देता हूं जो फाइनली आया था। तो वो स्टेप क्या था एक बार देखें, वो स्टेप था v स्क्वायर और हमने लिमिट पुट की थी u से v तक इक्वल टू म्यू जी ओवर एल विथ माइनस साइन इंटू एक्स स्क्वायर। 2 कैंसिल हो चुके थे और इसमें लिमिट पुट की थी, उस केस में हमने u से v तक और यहां 0 से l बाय 2 तक मान लीजिए, हमने 0 से x तक पुट किया था आर्बिट्रेरी कैलकुलेशन के लिए। इस सेकंड केस में स्लेज l बाय 2 सेंड में एंटर कर चुका है और उसके बाद दोबारा उसे स्पीड u दी गई है और हम जानना चाहते हैं कि अब उसकी स्पीड u से भी कितनी देर में होगी या कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद होगी। तो हमारी लिमिट होनी चाहिए u से v और इधर l बाय 2 से l बाय 2 प्लस x, या एक काम करें इसको x से ही पुट कर लें जहां पर x वो लेंथ है जो सेंड में एंटर कर चुकी है। अब ध्यान दें यहां पर कि पहली कंडीशन में ये लिमिट 0 टू x थी, यानी 0 लेंथ से x लेंथ वाली कंडीशन में हम जा रहे थे।
दूसरी कंडीशन में जब ये फोर्स लगाया गया तो L/2 लेंथ पहले ही एंटर कर चुकी थी सैंड में और उस लेंथ को बढ़ के x होना था। तो यहां पर x बाउंड्री से मेजर्ड उस लेंथ को बता रहा है जो सैंड की ओर आ चुकी है स्लेज की। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस L/2 स्क्वायर। और क्लियरली चूंकि हमें पता करना है कि अब रुकने तक ये कितना लेंथ सैंड में एंटर करवा चुका होगा स्लेज, तो उसके लिए इसमें वैल्यूज पुट करने पर v का फाइनल वैल्यू 0 होगा, u का वैल्यू u फिक्स है इसलिए u का वैल्यू मैं वही लगा रहा हूं जो कैलकुलेट किया था इसके पिछले स्टेप में हमने। सो वो वैल्यू थी म्यू जी एल अंडर रूट बाय 2, तो उसका स्क्वायर करने पर ये बन गया म्यू जी एल बाय 4 इक्वल टू माइनस म्यू जी ओवर एल इंटू एक्स स्क्वायर जो कि हमें कैलकुलेट करना है माइनस L/2 होल स्क्वायर। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा, माइनस कैंसिल कर सकते हैं और म्यू जी को कैंसिल करने पर ये बन जाएगा L स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा L स्क्वायर बाय 2, L स्क्वायर बाय 4, L स्क्वायर बाय 4, L स्क्वायर बाय 2 होंगे और इसका वैल्यू फाइनली आ जाएगा x का L/√2। यानी देखिए कैलकुलेट हो गया है कि अब दूसरे हिट के बाद ये स्लेज इतना और ट्रेवल कर जाएगा कि इसकी टोटल लेंथ जो सैंड में आ जाएगी वो L/√2 होगी। ये जो x नापा गया था ये बाउंड्री से नापा गया था, तो x का वैल्यू L/√2 आने का अर्थ ये है कि इस स्लेज को हिट करने के बाद, हिट करने से पहले ये L/2 सैंड में था और हिट करने के बाद रुकने तक जो टोटल लेंथ इसका सैंड में देखा गया वो L/√2 है। सो L/√2 लेंथ तक ये सैंड में एंटर कर जाएगा। अब सेम इक्वेशन को अप्लाई करके अगर हम टाइम के टर्म को सॉल्व करें तो देखिए किस तरीके से स्टेप बढ़ेगा। अब आपको चूंकि लिमिट्स L/2 से x तक अप्लाई करनी पड़ी हैं तो आप इस इक्वेशन के मॉडिफाइड फॉर्म को यूज करेंगे जो कि कुछ इस तरीके का है। तो सेकंड पार्ट के लिए आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी अब आपको इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना हो। सो कैसे सॉल्व होगा एक बार समझे, इस स्टेप से आगे आप कैसे बढ़ेंगे एक बार इस स्टेप पे आए आप लोग। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं। अब हमने पहले स्टेप में जो कैलकुलेट किया था उस रिजल्ट को मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं। जो फाइनल रिजल्ट आया था वो था π/2 लेफ्ट साइड था और ये इक्वल था, इसकी वैल्यू इक्वल थी म्यू जी बाय एल अंडर रूट इंटू T1 के। कुछ इस तरीके का आउटकम आया था जब हमने पहला पार्ट सॉल्व किया था। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सो इस इक्वेशन में v को प्रेजेंट करने पर, यानी u स्क्वायर को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो v स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा u स्क्वायर जो कि म्यू जी एल बाय 4 है माइनस म्यू जी बाय एल एक्स स्क्वायर प्लस म्यू जी एल बाय 4। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया है तो ये प्रेजेंटेशन ऐसा बन जाएगा, यानी वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा म्यू जी एल बाय 2 माइनस म्यू जी ओवर एल इंटू एक्स स्क्वायर। और अब अगर मैं इसमें एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा और फाइनली मैं इसे अगर सेट कर लूं तो ये बन जाएगा म्यू जी बाय एल और ब्रैकेट में होगा L/√2 होल स्क्वायर, L/√2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देख लें। वी स्क्वायर का वैल्यू है ये म्यू जी बाय एल को कॉमन ले लिया गया है तो ये L स्क्वायर बाय 2 यानी L/√2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और अब v का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ दिस पार्ट एंड रूट ऑफ दिस वन। अब सिमिलर प्रोसेस जो पहले किया था v को dx बाय dt से कन्वर्ट करने पर अगर हम वेरिएबल सेपरेट कर लें, x को x की तरफ और t को राइट शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट L/√2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट म्यू जी बाय एल इंटू dt। और अब इसे दोनों ओर इंटीग्रेट करने पर, इसमें लिमिट पुट करने पर जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा साइन इनवर्स x अपॉन L/√2। साइन इनवर्स x अपॉन L/√2 इज इक्वल टू रूट म्यू जी बाय एल इंटू टी, यानी साइन इनवर्स x अपॉन L/√2 इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी अपॉन एल इंटू टी। कुछ ऐसा इक्वेशन हमें मिला है इस कंडीशन के लिए। अब हमें कैलकुलेट करना है वो टाइम जिस टाइम में ये दूसरी बार पहले स्टेप से दूसरा स्टेप तक चला। सो अब हम लिमिट कैसे पुट करेंगे इस बात पे ध्यान दें। हमें यहां पर x की लिमिट पुट करनी है और x बाउंड्री से मेजर किया गया है
पहली लिमिट होगी L/2 क्योंकि स्लेज पहले L/2 सैंड में था और फाइनली वो L/√2 तक सैंड में एंटर कर गया, तो L/√2 इसकी अपर लिमिट होनी चाहिए और टाइम को हम पुट करेंगे वेरिएबल फॉर्म में। अब इस इक्वेशन में लिमिट अप्लाई करने पर ये कैसी बन जाएगी एक बार इसे देखें। इस स्टेप को मैं फाइनल तक पहुंचा रहा हूं, यानी हम अपने आंसर से बस अब एक स्टेप पीछे हैं। तो इस लिमिटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा इक्वेशन वो क्या होगा देखें। x की वैल्यू L/√2 पुट करने पर ये बन जाएगा sin इनवर्स 1 यानी π/2 माइनस, यहां पर ध्यान दें L/√2 पुट करने पर L/√2 और L/√2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 बन जाएगा, तो sin इनवर्स 1 π/2 होता है, माइनस अगर आप L/2 पुट करेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा। ध्यान दें L/2 L से L कट जाएगा, √2 से 2 √2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा sin इनवर्स 1/√2 जिसे π/4 कहते हैं, इक्वल टू √μg/L और टाइम की लिमिट होंगी t2 - 0। सो इस कैलकुलेशन को फाइनली सॉल्व करने पर हमें मिलेगा π/4 इक्वल टू √μg/L इंटू t2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, जबकि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सो पहली बार स्टार्ट करने पर, पहली बार स्टार्ट तब किया गया था जब स्लेज कंप्लीट आइस में था, तो उस कंडीशन से 50% सैंड में शिफ्ट होने वाली कंडीशन तक जो टाइम इस स्लेज को लगा वो टाइम इस इक्वेशन से दिया जा रहा है, और जो टाइम हाफ शिफ्ट होने के बाद दोबारा जर्क देके स्टार्ट करने पर स्लेब को रुकने तक लगा वो टाइम इस इक्वेशन से दिया जा रहा है, और हमें इन दो टाइम का रेशियो कैलकुलेट करना था इस प्रॉब्लम में। तो सिंपली अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो लेफ्ट में आएगा π/2 अपॉन π/4, जो कि आप समझ सकते हैं 2 के इक्वल होगा, इक्वल टू ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा t1 अपॉन t2। सो जो टाइम पहले पार्ट ऑफ मोशन में लगेगा और उसके बाद जर्क देने के बाद जो टाइम लगेगा उनका रेशियो 2/1 होना चाहिए। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट काइनेमेटिक्स बेसिस पे या वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके भी इस प्रॉब्लम को इनिशिएट कर सकता है। यह प्रॉब्लम को करने का कठिन तरीका है, मैं ये जानता हूं, लेकिन जो लोग मैकेनिक्स से, जो बच्चे मैकेनिक्स से इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन देखते ही उनके माइंड में जो डेवलप होगा पहला आइडिया बिगिनर्स के वो ये होगा कि ये मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, तो वो भी अपने तरीके से इस प्रॉब्लम का आंसर सॉल्व करें, क्योंकि ये सॉल्व किया जा सकता है मैकेनिकली भी। तो इस तरीके से आप वर्क एनर्जी पावर से इनिशिएट करें या काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करें, इस प्रॉब्लम को आप कंप्लीटेशन तक पहुंचा सकते हैं। काइनेमेटिक्स और वर्क एनर्जी थ्योरम को हम एक ही तरीका गिनेंगे, क्योंकि केवल एक स्टेप तक दोनों डिफर रहते हैं, उसके बाद अगले स्टेप से ये दोनों सेम हो जाते हैं। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काइनेमेटिक्स से। थैंक यू।